हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेली लर्निंग लर्न। आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें दिखाने वाली हूँ टैली में, जिसका हमें टैली में एंट्री करते टाइम बहुत ही ध्यान रखना होता है। कभी हम एंट्री तो कर देते हैं, लेकिन बहुत सी उसमें मिस्टेक करते हैं, जिसकी वजह से हमारी एंट्री सुलझ जाती है, फिर हमें पता ही नहीं चलता। तो ऐसी बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं जिसका हमें बहुत ध्यान रखना होता है, वो मैं आज आपको दिखाऊंगी। इजी ट्रिक्स जिसके वजह से हम इजीली एंट्री कर सकेंगे और हाँ, मिस्टेक भी नहीं होगी। तो ऐसी 10 ट्रिक है जो मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहली ट्रिक है लेजर क्रिएट की। तो अगर सबसे पहले तो कंपनी सब क्रिएट करते हैं, तभी लेजर क्रिएट कर देते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट लेजर ही तब हम क्रिएट करेंगे। और बाकी के जो लेजर है वो हमें एंट्री करते टाइम ही क्रिएट करने हैं, ताकि हम उसमें जो भी डिटेल्स डालें वो एकदम सही हो, ताकि कोई गड़बड़ ना हो। तो देखिए, पहले हम मैं आपको दिखाती हूँ वो कैसे क्रिएट करना है। तो यहाँ से हम पहले जाएंगे, यहाँ से वाउचर्स में, और मैं यहाँ पे एक परचेस का एंट्री करके आपको दिखाती हूँ। और देखिए, यहाँ पार्टी का नेम लिखना है। तो यहाँ पे हमें लेजर क्रिएट करना होगा। तो लेजर क्रिएट करने के लिए लोग क्या करते हैं कि फिर से क्रिएट में जाएंगे और वहां से लेजर क्रिएट करेंगे, लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें यहाँ से ही सीधा लेजर क्रिएट करना है, जिसकी वजह से हम आसानी से लेजर क्रिएट भी कर पाएंगे और हम एंट्री भी कर पाएंगे। तो पहले हम यहाँ से ही लेजर क्रिएट करेंगे, और उसका शॉर्टकट है अल्टर फिल्टर से करेंगे तो ये लेजर क्रिएशन आ जाएगा, और यहाँ से ही हम लेजर क्रिएट कर देंगे। देखिए, अभी मैंने परचेस का लिया हुआ है, इसलिए मैं क्रेडिटर्स लूंगी यहाँ। और एक चीज में ध्यान रखना है कि हमें जीएसटी नंबर भी चेक करके डालना है। जब भी हम यहाँ पे जीएसटी नंबर डालेंगे बिल में से, तो हमें वो वेरीफाई जरूर कर देना है कि बिल में जीएसटी नंबर सही है या नहीं, क्योंकि हमारे टैली में जो बिल शो होता है वो जीएसटी नंबर के हिसाब से शो होगा। मतलब कि अगर हम जीएसटी नंबर गलत डाल देंगे और हमने फिर यहीं से डेटा लेके रिटर्न फाइल किया, तो वो हमारा ही गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हमें ये जीएसटी नंबर वेरीफाई करके ही डालना है। अभी मैं नहीं कर रही हूँ। देखिए, ये अल्फा एंटरप्राइज हमारा क्रिएट हो गया है, तो यहीं से हमने डायरेक्ट क्रिएट कर दिया है। तो ये पहला टॉपिक था हमारा, लेजर क्रिएट कैसे करना है। और अभी दूसरा टॉपिक हमारा है कि हमें सेल की एंट्री कैसे करनी है। मतलब कि जनरली हमें सेल की एंट्री हम करते हैं वैसे ही करनी है, लेकिन सब लोग यहाँ से वाउचर्स में से जाकर F8 से सेल की एंट्री कर दे। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि सेल की एंट्री करते टाइम हमें एक चीज का बहुत ध्यान रखना होता है, और वो है हमारा रेफरेंस नंबर या फिर इन्वेस्ट नंबर। तो कभी कभी हम यहाँ से नंबर मिस भी कर जाते हैं, और कुछ बिल उधर डालने रह भी जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। तो इसके लिए हम यहाँ से सेल की एंट्री बिल्कुल नहीं करेंगे। इसके लिए मैं आपको इजी ट्रिक सिखाती हूँ कि सेल की एंट्री करने में कुछ गड़बड़ ना हो और कोई भी बिल हमारा रह ना जाए। उसके लिए हमें यहाँ से डिस्प्ले अकाउंट सेल, यहीं से ही हमें एंट्री करनी है। ये देखिए, यहाँ पे दिख रहा है कि आखिर बिल हमने 141 का डाला हुआ है। मतलब कि अगर हमें आगे के बिल डालने हैं तो 142 से ही हमें करना है। मतलब कि हम यहाँ से अगर सेल की एंट्री करेंगे तो हमारे बिल में कोई भी गड़बड़ नहीं होगी, कोई भी बिल नहीं रह जाएगा। सपोज आपके पास 143 नंबर का बिल है, तो अब अगर आप वाउचर्स में से डाल दोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि 142 नंबर का बिल मिसिंग है। इसलिए हमें यहीं से एंट्री करनी है, ताकि आपका एंट्री बिल बाय बिल हो और कोई भी बिल रह ना जाए। वैसे ही परचेस की एंट्री, तो यहाँ पे आप देख रहे हो सेल के नीचे परचेस रजिस्टर भी दिया गया है, लेकिन हमें परचेस की एंट्री भी यहाँ से बिल्कुल नहीं करनी है। परचेस की एंट्री करने के लिए हमें जिस पार्टी का बिल है उसी के पार्टी के लेजर में से करना है। देखिए, मैं दिखाती हूँ। ये लेजर है, और यहीं से हमें बिल की एंट्री करनी है, ताकि
उस पार्टी का अगर डबल बिल आ जाए तो भी हमारा मिसमैच ना हो और हम एक बिल की एंट्री 2 बार ना कर दें। इसलिए हमें अगर हम परचेज़ की एंट्री कर रहे हैं तो वो बिल की एंट्री हमें यहीं से करनी है। इसका भी हमें ध्यान रखना है कि हम इस परचेज़ की एंट्री लेज़र में जाकर ही करें। वाउचर से एंट्री हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि वहाँ से एंट्री करते टाइम बहुत ही मिसमैच हो जाता है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि हम परचेज़ की एंट्री यहीं से करें, लेज़र में जाकर ही एंट्री करें। और एक चीज़ कि अगर आपके सेल में या परचेज़ में कुछ गड़बड़ आ रही है, तो हम उसमें रेफ़रेंस नंबर ऑटो करेक्ट भी रख सकते हैं। मतलब कि वैसे तो आपका परचेज़ का बिल है वो ये परचेज़ का बिल जो है, वो लाइन टू लाइन ही आ जाएगा, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि डेट ऊपर-नीचे हो जाती है, तो ये हमारा वाउचर नंबर, रेफ़रेंस नंबर उलट-सुलट हो जाता है। लेकिन जैसे कि देखिए, कभी-कभी सेल में भी ऐसा हो जाता है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि ऑटो ऑटो पे रख देंगे। मतलब कि हमारा जो रेफ़रेंस नंबर है वो ऑटो जनरेट हो जाएगा, हमें मैन्युअली डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब अगर हमने यहाँ से सीधा बिल की एंट्री करने के लिए लिया, ये दिखाती हूँ मैं आपको। तो यहाँ ऑटोमेटिक यहाँ पे 142 आ गया है, मतलब कि हमें ये कह रहा है कि हमें सीधा यहाँ 142 नंबर का बिल ही डालना है। तो ये हमें कैसे करना है वो मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसे करना है। वैसे तो ये हमें मैन्युअली ही डालना होता है, लेकिन हम ये कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करना है। तो उसके लिए यहाँ पे हमें अल्टर का ऑप्शन दिया गया है। अल्टर में वाउचर टाइप में सेल्स में देखिए, सेल्स में यहाँ पे दिखा हुआ है मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग। यहाँ पे मैन्युअली लिखा हुआ है, वहां पे हमें ऑटो कर देना है। ये देखो ऑटोमेटिक कर देना है। यहाँ से हम जैसे ही ऑटोमेटिक करेंगे तो वो अपने आप आ जाएगा। ये देखिए, अभी यहाँ से हमें ये करेंगे तो ऑटोमेटिक ही हमारा इनवॉइस आ जाएगा। सॉरी, ये टैक्स इनवॉइस है, तो हमें टैक्स इनवॉइस में करना होगा अल्टर वाउचर टाइप और ये टैक्स इनवॉइस। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक ही है। अगर मैं इसे मैन्युअल कर दूंगी, देखिए मैन्युअल कर दिया, तो अब यहाँ से हमें रेफरेंस नंबर कौन सा डालना है वो हमसे पूछेंगे। तो हमें यहाँ से रेफरेंस नंबर डालना होगा। तो यहाँ से हमें रेफरेंस नंबर डालना होगा और हम यहाँ वहां से ऑटो कर देंगे तो वो खुद ही आ जाएगा। मतलब हमें ऑटो पर ही रखना होगा, क्योंकि कभी कोई बिल हमारा रह ना जाए, उसके लिए ये खास ध्यान रखना होगा। थर्ड थर्ड नंबर, मतलब कि हम अगर कोई भी बिल एंटर कर देते हैं या फिर हमारा मंथ खत्म हो जाता है, तो हमें कॉलम वार चेक करने करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ताकि हमारा बिल अगर बिल की एंट्री करने में कोई गड़बड़ हो गई हो तो हमें वहां से इजीली मिल जाएगा। उसके लिए हम प्रेस करेंगे F8। F8 में हमें जो जो चीजें चाहिए वो यहाँ पे हम एप्लीकेबल कर देंगे, यस कर देंगे। मुझे जो जो चीजें चाहिए वो मैंने एप्लीकेबल करी हुई है। और ये देखिए, यहाँ पे सारी डिटेल्स वाइज आ गया है कॉलम वार। और यहाँ से अगर कुछ हमारा ये CGST SGST कुछ मिसमैच हो गया है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एंट्री करते टाइम हम 2 बार CGST डालते हैं या फिर 2 बार SGST डाल देते हैं, तो यहाँ से हमें दिख जाएगा कि हमने कुछ गड़बड़ की हुई है, तो यहाँ से सीधा हम उसको ठीक कर सकते हैं। इसलिए मंथ खत्म हो जाए उसके बाद ये चेक कर लेना बहुत ही जरूरी है, तो ये जरूर कीजिएगा। अभी सिक्स्थ नंबर है हमारा, वो है एंट्री आफ्टर फाइल GST या 3B। मतलब कि अगर हमारा ये हमने चेक कर दिया, हमारा GST 3B फाइल भी हो गया, लेकिन हमें फिर पीछे से कोई बिल मिलता है हमारी परचेस का जो हमें डालना था, तो फिर हम वो कैसे करेंगे। तो जेन्युइनली हम देखें तो 3B फाइल होने के बाद
हम परचेज़ की एंट्री नहीं कर सकते इसमें, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम वो बिल फर्स्ट डेट का मतलब कि अगर हमने अगस्त अगस्त मंथ का रिटर्न फाइल कर दिया है 3B, तो हम उसको 1 सितंबर की डेट में डाल सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ मैं दिखाती हूँ, परचेज़ का बिल है हमारा, तो यहाँ पर हम 1 सितंबर की डेट डाल सकते हैं और यहाँ डेट में हम सप्लायर इनवॉइस नंबर एंड डेट हमें उस ही मंथ का डालना होगा। तो ये भी करके हम एंट्री कर सकते हैं ताकि हम अगर सितंबर का रिटर्न फाइल करेंगे तो तभी हम इसकी परचेज़ की एंट्री ले पाएँगे और हमारे डेटा में भी कोई गड़बड़ नहीं होगी, तो हम ऐसे भी परचेज़ की एंट्री कर सकते हैं। तो तो ये हमारा 6 नंबर का टॉपिक खत्म हो गया। अब 7 नंबर है बिल वाइज। तो अगर हम किसी भी पार्टी का पेमेंट करते हैं या फिर किसी भी पार्टी से रिसीव करते हैं तो हमें बिल वाइज चेक जरूर कर लेना है कि कौन कौन से बिल बाकी है या कौन कौन से बिल का पेमेंट हमें करना है। हमें ऐसे ही किसी भी को पेमेंट करना नहीं है, इसलिए देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ से लेजर में जाएंगे और यहाँ से वो लेजर हम ओपन कर देंगे। अगर ये पार्टी को हमें पेमेंट लेना है, तो अगर पेमेंट आया है तो हमें इसे बिल वाइज करके जरूर देखना है। तो इसके लिए प्रेस करेंगे F5। देखिए यहाँ पे सारी डिटेल्स आ गई है कि कौन सा बिल है, कौन सा बिल का हमें लेना है पेमेंट। तो यहाँ से हम इजीली देख सकते हैं और कोई बिल रह जाएगा तो भी हमें यहाँ से मिल जाएगा, इसलिए ये हमें ध्यान से यहाँ से चेक करना है। और फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चेक इन GSTR 3B, मतलब कि हमारा सब कुछ एंट्री हो गया है लेकिन एंट्री सही है या नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा CGST या SGST काउंटिंग में मिस्टेक हो जाता है, तो वो भी हमें या वहां से पता चल जाएगा, इसलिए हमें 3B में चेक जरूर कर लेना होता है। फिर मैं दिखाती हूँ वो कहाँ से चेक करके। यहाँ पे GST रिपोर्ट दिया गया है, उसमें जाएंगे ये GSTR 3B, ये 3B में जाएंगे। देखिए यहाँ पे हमारा जुलाई मंथ का ओपन हो गया है, तो यहाँ से हमें चेक कर लेना है कि हमारे डेटा सारे अंदर आ गए हैं। और ये देखिए, ये हमारी मिसमैच है, ये कह रहा है कि इसमें कुछ गड़बड़ है, तो इसे हमें पहले सॉर्ट आउट करना है। ये हमेशा हमारा जीरो ही होना चाहिए। इसलिए देखिए कौन कौन से बिल में मिसमैच है ये हमें यहाँ से दिखा रहा है। क्या मिसमैच है वो भी दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है मिसमैच ड्यू टू टैक्स अमाउंट मॉडिफाइड इन वाउचर, मतलब कि हमने टैक्स अमाउंट में गड़बड़ की हुई है। तो देखिए यहाँ से हमें डिटेल वाइज मिल जाएगा कि इतना होना चाहिए लेकिन हमने लिया इतना है, मतलब कि हमारा इतने का डिफरेंस आ रहा है। तो हमें ये यहाँ से हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और अगर थोड़ी सी ऐसे 2 पैसे की 4 पैसे की प्रॉब्लम हो तो हमें ये बिल ऐसे ही यहाँ से हटा देना है। तो उसके लिए हम अल्टर J प्रेस करेंगे, तो ये बिल हमें एक बार पूछेगा कि ये सच में हटा देना है, देन यस। और देखिए वो बिल यहाँ से निकल जाएगा। तो ऐसे हमें यहाँ पे मिसमैच ड्यू टू टैक्स अमाउंट मॉडिफाइड इन वाउचर, ये हमें जीरो कर देना होता है। मतलब जब भी हम 3B फाइल करेंगे GST या 3B, उससे पहले हमें ये जीरो कर देना होगा, क्योंकि जब तक ये बिल यहाँ पे है वो नीचे नहीं आएंगे, एलिजिबल ITC पर नहीं आएंगे, इसलिए वो बिल हमें वहां से हटाने होंगे, तो इसका खास ध्यान रखना होगा। और अभी हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं कि पेमेंट और रिसीव की जब हम एंट्री डालेंगे उसमें, तो उसमें हमें नरेशन जरूर लिखना है। अभी हम एंट्री डालते समय तो हमें याद होता है कि हम पेमेंट की एंट्री कर रहे हैं, तो ये किस पार्टी का पेमेंट है, कौन से बिल का पेमेंट है, हमें सब कुछ याद होता है। लेकिन फिर हमें कुछ टाइम के बाद वो याद नहीं रहता कि हम क्या ये कौन सा पेमेंट आया हुआ है या फिर हमने कौन सा पेमेंट किया हुआ है, ये सब हमें याद नहीं रहता। फिर गड़बड़ हो जाती है एंट्री करने में भी।
तो इसके लिए हमें ये ध्यान रखना है कि हम पेमेंट की और रिसीव की जब भी एंट्री करेंगे, तो उसमें नरेशन ज़रूर डालेंगे, ताकि हमें फिर कभी भी देखना हो कि कौन-सा पेमेंट है, तो हम वहाँ से इज़िली देख सकेंगे। तो ये हमें इसमें ध्यान देना है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, ये लास्ट टॉपिक जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपको पता ही होगा कि हमारे जो कंपनी के डेटा है वो एंड में हमें स्प्लिट करना होते हैं। स्प्लिट मतलब कि हमारे कंपनी का ईयर खत्म हो गया, 31 मार्च खत्म हो गया, फिर हमें फिर से 1 अप्रैल से कंपनी शुरू करनी है। तो हमें सब लोग कंपनी नई क्रिएट करते हैं। हमें ये बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर हम नई कंपनी क्रिएट करेंगे, तो हमें फिर से सारे लेजर क्रिएट करने पड़ेंगे, सारे क्लोजिंग बैलेंस सारे ओपनिंग में डालने पड़ेंगे और बहुत सा काम करना पड़ेगा। तो ये हमें नहीं करना है, हमें उससे भी ईज़ी तरीका है हमारे पास, जिससे सारे डेटा वैसे के वैसे ही हमें मिल जाएँगे। तो वो है स्प्लिट डेटा। हम डेटा स्प्लिट करेंगे ताकि वैसी की वैसी ही नई कंपनी जनरेट हो जाएगी, वो भी नए ईयर के साथ, मतलब कि हमारा सारा क्लोजिंग बैलेंस है वो ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा और ओपनिंग में आ जाएगा बैलेंस, और हमें कुछ भी उसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई न्यू लेजर क्रिएट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन बहुत को पता है ये स्प्लिट डेटा के बारे में, लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो किसी को नहीं पता होगा, तो वो मैं आपको बताती हूँ आज कि स्प्लिट डेटा सब लोग 1 अप्रैल को ही कर देते हैं, ताकि एंट्री इज़िली कर सके। लेकिन ऐसा मत कीजिए, क्योंकि हम 1 अप्रैल को डेटा तो स्प्लिट कर देंगे और एंट्री उसमें कर भी देंगे, लेकिन बहुत से ऐसे बिल होंगे मार्च के, फरवरी के, जो हमने उसमें नहीं डाले होंगे, बहुत सी एंट्री होगी जो हमने प्रीवियस ईयर में नहीं डाली होगी, वो हम अगर डालेंगे, तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस फिर मिसमैच हो जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस एंड ओपनिंग बैलेंस, तो हमें तुरंत ही स्प्लिट नहीं करना है, हमें सारी एंट्री प्रीवियस ईयर की सारी एंट्री करने का वेट करना है, और जब तक हम प्रीवियस ईयर की सारी एंट्री नहीं कर देंगे, तब तक हम डेटा स्प्लिट नहीं करेंगे, और तब तक हम वहीं से ईयर का पीरियड चेंज कर ही एंट्री करेंगे। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये हमें कैसे करना है। तो देखिए, यहाँ पे हमें अभी करंट पीरियड दिख रहा है, अप्रैल 22 टू मार्च 23। लेकिन ये डेटा हमारा इस ईयर का है, लेकिन मैंने अभी ये डेटा स्प्लिट नहीं किया हुआ है, मतलब कि मेरा अगले प्रीवियस ईयर का डेटा भी इसमें है। देखिए, दिखाती हूँ मैं। यहाँ से हम कर देंगे अप्रैल 21 टू मार्च 22। ये देखिए, मेरा प्रीवियस ईयर का डेटा भी इसमें है, मतलब कि मैं वेट कर रही हूँ अभी कि जब तक सारे डेटा मुझे नहीं मिल जाते, सारी परचेस की, सेल्स की, या फिर कोई कोई भी एंट्री मैं कंप्लीट नहीं कर देती, तब तक मैं ये डेटा स्प्लिट नहीं करूंगी, और सारी एंट्री हो जाने के बाद ही डेटा स्प्लिट करूंगी, ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो, फिर से मुझे ओपनिंग या क्लोजिंग डालने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए मैं ऐसा करूँगी। आप भी ऐसा ही कीजिए, सारे बिल की एंट्री हो जाए, उसके बाद ही डेटा स्प्लिट कीजिए और फिर वही कंपनी के साथ कंटिन्यू आगे बढ़िए, ताकि आपको फिर से कोई लेजर ना बनाना पड़े, फिर से कोई ओपनिंग ना डालनी पड़े, और कंटिन्यू आप वर्क कर सकें। तो ऐसे ही बहुत सारे शॉर्टकट है, जिससे हमें इजीली टैली में काम कर सकते हैं बिना कोई गड़बड़ किए। तो इसका यूज़ ज़रूर कीजिए, और ऐसी बहुत सी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिसका ध्यान बहुत रखना होता है। एंट्री करते टाइम तो हमें नहीं मालूम होता है, हम एंट्री इज़िली कर भी देते हैं, लेकिन ऐसे छोटी-सी चीज़ें रह जाती है, तो वो फिर आगे चल के बहुत ही प्रॉब्लम करवाती है, इसलिए हमें एंट्री करते टाइम ही ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। और अगर हमारा रिटर्न फाइल हो जाए, तो उसके बाद हम उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकेंगे, इसलिए हमें मंथ के एंड में ही ये सब का ध्यान रखना होगा, सब चेक कर लेना होगा, ताकि हम जब भी जीएसटी R1 और जीएसटी R3 भी फाइल करें, तो हमारे डेटा एकदम ही कंप्लीट हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए इसका बिल्कुल ध्यान रखना है हमें, कोई भी गड़बड़ नहीं करनी है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो डीएम ज़रूर कर दीजिएगा, मैं बिल्कुल आपको बताऊँगी कि कैसे सॉल्व करना है। और ऐसे ही नए ट्रिक्स और हैक्स देखने के लिए जुड़े रहिए टेली लर्निंग लैंग के साथ। थैंक यू।